नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। अफ्रीकी संघ से बाहर हुआ नाइजर, सभी संस्थानों और कामकाजों से रहेगा निलंबित। पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है नाइजर। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर ने छोड़ा रेडियो एक्टिव पानी का पहला बैच। 2011 में आए सुनामी के चलते रिएक्टर में हुआ था हादसा। रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है यूरेनियम का इस्तेमाल। और भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता हुई रद्द। विश्व चैंपियनशिप में भारत के झंडे तले नहीं खेल सकेंगे भारतीय पहलवान। समय पर चुनाव नहीं होना है सदस्यता जाने का कारण। चलिए खबरों की शुरुआत करें। अफ्रीकी संघ ने संवैधानिक व्यवस्था की बहाली तक नाइजर को अपने सभी संस्थानों और कामकाजों से निलंबित कर दिया है। दरअसल नाइजर की सेना ने करीब 4 सप्ताह पहले वहां के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से बेदखल कर दिया था और खुद सत्ता पर काबिज हो गई थी। नाइजर पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया से लगती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में यह बेनिन और बुर्किना फासो के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं पश्चिम में माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया से इसकी सरहद लगती है। 1960 में आज़ादी मिलने से पहले तक नाइजर एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। नाइजर का नाम नाइजर नदी से लिया गया है, जो इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर बहती है। नाइजर का 80% से ज्यादा इलाका सहारा रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय होने के साथ रेगिस्तानी, गर्म और शुष्क है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में यह विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। हालांकि यहाँ कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें सोने के भंडार और वैश्विक यूरेनियम उत्पादन का एक अहम भाग शामिल है। फुलानी, कनूरी, हौसा, अरब एवं टूबो यहाँ के प्रमुख जातीय समूह हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों से बना एक महाद्वीपीय निकाय है। सितंबर 1999 को लीबिया में सिरते घोषणा के जरिए इसकी स्थापना का ऐलान किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 26 मई 2001 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में की गई, जबकि 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसे अफ्रीकी एकता संगठन को रिप्लेस कर लाया गया है। इसका मकसद अफ्रीकी महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के सहयोग से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 सालों में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, मगर महामारी के बाद से ऐसे फूड्स की बिक्री में फिर से तेजी देखी गई। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाद्य उत्पादों की एक ऐसी श्रेणी है जिसका बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग किया जाता है। यह प्रोसेसिंग फूड की प्राकृतिक अवस्था को बदल देता है। प्रोसेस्ड फूड आमतौर पर नमक, तेल, चीनी या दूसरे पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं। इनमें स्नैक्स, सोडा, फास्ट फूड आइटम्स, डिब्बाबंद सब्जियां और ब्रेड इत्यादि शामिल हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बड़े पैमाने पर प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल टेस्ट, कलर और स्वीटनर आदि को मिलाया जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, टाइप 2 की डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आदि पैदा होती हैं। FSSAI ने हाल ही में न्यूट्रास्यूटिकल्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो चुकी है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सुनामी से तबाह हुए फुकुशिमा दाइची परमाणु रिएक्टर द्वारा ट्रीटेड रेडियो एक्टिव पानी का पहला बैच प्रशांत महासागर में छोड़ा गया। साल 2011 में आए एक बड़े भूकंप और सुनामी के चलते फुकुशिमा दाइची परमाणु रिएक्टर में हादसा हो गया था और इसे बंद करना पड़ गया था। यह रिएक्टर जापान के पूर्वी तट पर राजधानी टोक्यो से करीब 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। वर्तमान में इसके पानी को आल्प्स यानी एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के इस्तेमाल से शुद्ध किया जाता है।
इस तकनीक से रेडियो एक्टिव एलिमेंट ट्रिटियम को छोड़कर करीब पूरे पानी को फिल्टर कर दिया जाता है। ट्रिटियम एक हाइड्रोजन आइसोटोप है। इसकी आयु लगभग 12.5 साल होती है। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे पानी से अलग करना काफी मुश्किल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं। इसमें बिजली बनाने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। परमाणु विखंडन में परमाणु टूटकर छोटे परमाणु बनाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। इस भाप की सहायता से टरबाइन को चलाया जाता है। जैसे ही टरबाइन चलते हैं वे जनरेटर को चालू कर देते हैं जिससे बिजली पैदा हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया परमाणु रिएक्टर के भीतर होती है। रिएक्टर के केंद्र में ईंधन के रूप में आमतौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। परमाणु रिएक्टर में भाप को ठंडा करने के लिए एक अलग संरचना मौजूद होती है जिसे कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर भाप को फिर से पानी में बदल देता है। इसके लिए वह तालाबों, नदियों या समुद्र के पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि बदले हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल फिर से भाप बनाने के लिए किया जाता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग या विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह कार्रवाई भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव नहीं होने की वजह से की गई है। कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित होने के चलते आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान भारत के झंडे तले नहीं खेल सकेंगे। उन्हें न्यूट्रल एथलीट के रूप में भाग लेना होगा। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल हो गए हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ये सभी देश जनवरी 2024 से इस संगठन के आधिकारिक सदस्य होंगे। अभी तक ब्रिक्स में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय न्याय विभाग की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने रेप और पॉक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अक्टूबर 2019 में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानून और न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। ट्रिटियम एक यूरेनियम आइसोटोप है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सदस्य नहीं होते हैं उनके पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था आर.के. राघवन समिति का संबंध किस विषय से है? शिक्षा, रैगिंग, शोध क्षेत्र या फिर जनजातियों के कल्याण। सही जवाब है विकल्प बी यानी रैगिंग। अगला सवाल था चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 किसी भी देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी न्यूज़ एट 9 में। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।